गांव में अहिल्या नाम की एक औरत अपने 12 साल की बेटी कमला के साथ रहा करती थी। अहिल्या का शौहर सुखदेव एक किसान था। सुखदेव का परिवार एक खुशहाल जिंदगी जी रहा था। एक दिन की बात है, सुखदेव शाम के वक्त जब घर आया। क्या हुआ अहिल्या, आज तुम इतनी मायूस क्यों हो? कभी कभी मुझे इस गांव के बारे में सोचकर बहुत फिक्र होती है जी। मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझा। आपने देखा नहीं, हमारे गांव में ना तो वक्त पर बिजली आती है और ना ही यहाँ पर पक्की सड़क है। इसी वजह से हमारे गांव में किसी लड़की का कोई अच्छा रिश्ता भी नहीं आता। अहिल्या, मैं तुम्हारे ख्यालों की तारीफ करता हूँ, लेकिन ये सोचना तुम्हारा काम नहीं, बल्कि हमारे गांव के मुखिया और जमींदारों का काम है। कभी कभी मुझे अपने गांव के लोगों पर बहुत तरस आता है। हमारा गांव एक सुंदर पहाड़ी पर बसा हुआ है। अगर हमारा गांव विकसित होता तो बहुत सारे सैलानी हमारे गांव में घूमने के लिए आते। मैं चाहती हूं कि हमारा गांव खूब तरक्की करे, हमारे गांव का नाम पूरी दुनिया में मशहूर हो। अब इसमें मुझ जैसा अनपढ़ क्या कर सकता है अहिल्या? सारे गांव में सिर्फ तुम ही एक पढ़ी लिखी औरत हो। अरे हमारे गांव के और लोगों को तो चिट्ठी तक पढ़ने नहीं आती, जबकि आज का दौर मोबाइल फोन का है। मोबाइल का टावर तो तब लगेगा ना जब यहाँ के लोग तालीम लेंगे और पढ़े लिखे बन जाएंगे। मैं गांव के अनपढ़ बच्चों को कुछ देर के लिए पढ़ाने क्या चली जाती हूँ तो इस गांव के मुखिया और जमींदार चौधरी विजय प्रताप को ये भी पसंद नहीं आता। कितनी अजीब बात है, हमारे देश में ऐसे भी लोग हैं जिन्हें बच्चों के तालीम से भी परेशानी होती है। उनके बारे में कौन नहीं जानता अहिल्या। वो कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे गांव में तरक्की हो, हमारे गांव के बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़े। वो हमेशा यही चाहते हैं कि यहाँ के सभी लोग अनपढ़ रहे और हमेशा उनकी गुलामी करें। लेकिन मैं अब हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठूंगी जी। मैंने फैसला कर लिया है। मैं शहर में जाकर गांव में स्कूल बनवाने की अर्जी डालूंगी और गांव के हर आदमी को अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रेरित करूंगी। मैं तुम्हारे इस अच्छे काम में तुम्हारा साथ दूंगा अहिल्या। मैं और शौहरों की तरह तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। अब मुझे बहुत तेज भूख लगी है, क्या मुझे आज खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा? अपनी शौहर की बात सुनकर अहिल्या मुस्कुराती हुई बोली, क्यों नहीं मिलेगा? कमला इतनी देर से आप ही का इंतजार कर रही है। आपको पता है ना कि आपकी बेटी आपके बगैर खाना नहीं खाती। इतना बोलकर अहिल्या ने सुखदेव के सामने खाने की थाली लगा दी। सुखदेव अपनी बेटी कमला के साथ खाना खाने लगा। रात के वक्त अहिल्या अपने गांव के बारे में सोचती रही। अगली सुबह अहिल्या शहर जाकर सीधा कलेक्टर से मिलने चली गई। अहिल्या के ख्याल सुनकर महिला कलेक्टर अहिल्या की तारीफ करती हुई बोली, मुझे तुम्हारे ख्याल सुनकर बहुत अच्छा लगा अहिल्या। ये सोचकर कि हमारे देश में ऐसी औरतें भी हैं जो हमारे देश के अनपढ़ बच्चों के बारे में इतना कुछ सोचती हैं। अगर ऐसी बात है तो फिर आप सरकार से सिफारिश कर दीजिए ना कि वो हमारे गांव में एक सरकारी स्कूल खुलवा दे। मुझे स्कूल खुलवाने में कोई परेशानी नहीं है अहिल्या, लेकिन सवाल ये है कि तुम्हारे गांव में तालीम देने कौन आएगा, क्योंकि तुम्हारे गांव से दूसरे गांव बहुत दूरी पर हैं। बहुत कम टीचर ही तालीम देने के लिए मानेंगे। आप उसकी फिक्र मत कीजिए। आप हमारे गांव में प्राइमरी स्कूल की शुरुआत करवा दीजिए। मैं बच्चों को पढ़ाऊंगी, मैं उन्हें तालीम दूंगी। कुछ वक्त बाद जब ये बच्चे पढ़कर बड़े हो जाएंगे तो फिर उन्हें देखकर दूसरे गांव के बच्चे भी हमारे गांव में पढ़ने जरूर आएंगे। कम से कम हमें शुरुआत तो करनी ही चाहिए ना। बिल्कुल सही कहा तुमने अहिल्या, हर बड़े काम की सबसे पहले शुरुआत करनी चाहिए। कल मैं तुम्हारे गांव जरूर आऊंगी। अहिल्या वहां से चली गई। अगले दिन कलेक्टर अहिल्या के गांव में जमीन देखने के लिए आई, जहां पर सरकारी स्कूल खुलना था। अपने गांव में कलेक्टर को देखकर गांव का आदमी, जिसका नाम बल्ली था, सीधा दौड़ते हुए मुखिया के पास जा पहुंचा। क्या बात है बल्ली, इतनी बुरी तरह से हाफ क्यों रहे हो? सब कुछ ठीक है ना? अभी तक तो सब कुछ ठीक है मुखिया चाचा, लेकिन आगे भी सब कुछ ठीक रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तुम कहना क्या चाहते हो? अरे आपको कुछ पता भी है? हमारे गांव में कलेक्टर आई है। उड़ते उड़ते मेरे कानों तक यह खबर पहुंचा है मुखिया जी कि हमारे गांव की पढ़ी लिखी सभ्य महिला अहिल्या कल कलेक्टर के पास गई थी। वो तो काफी वक्त से हमारे गांव में सरकारी विद्यालय खुलवाना चाह रही है।
बल्ली की बात सुनकर मुखिया नाराज होते हुए बोला, मैं तो सुखदेव की बेगम अहिल्या से तंग आ चुका हूँ। कितनी बार कह चुका हूँ कि अगर पढ़ने लिखने का इतना ही शौक है तो फिर अपने शौहर को और अपने बेटी को लेकर शहर चली जाए। लेकिन वो तो गांव के अशिक्षित बच्चों को शिक्षित करना चाहती है मुखिया जी। ये तो हमारे लिए सबसे ज्यादा खतरे की बात है। वो कैसे? मूर्ख, जब गांव के बच्चे शिक्षित हो जाएंगे तो वही बच्चे आने वाले कल में बागी बन जाएंगे। मत भूलो बल्ली, हम उनके मम्मी पापा को बीज के लिए कर्ज देते हैं, उनसे उनके ही खेतों में फसल उगाते हैं और वही फसल कौड़ियों के दाम हम खरीद लेते हैं। हमारा धंधा बंद हो जाएगा। चलो मेरे साथ। अब कहाँ पर? जमींदार चौधरी विजय के घर पर। इतना कहकर मुखिया बल्ली के साथ सीधा चौधरी विजय सिंह के घर जा पहुंचा। चौधरी विजय सिंह मुखिया को देखकर बोला, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था मुखिया जी। चलो मेरे साथ उस कलेक्टर को मजा चखा देते हैं, उसे बता देते हैं कि हमारी पहुंच ऊपर तक है। तुम ठीक कहते हो, चलो। चौधरी विजय सिंह और मुखिया सीधा कलेक्टर के पास गए, जो कि इस वक्त अहिल्या से बातें करने में बिजी थी। मैंने सुना है कि आप हमारे गांव में एक सरकारी विद्यालय खुलवा रही है। बिल्कुल सही सुना है। क्या इसमें आप दोनों को कोई आपत्ति है? आपत्ति है, तभी तो आपके पास आए हैं। देखो, इस गांव में भूखे अनपढ़ लोग हैं, पढ़ लिख कर क्या करेंगे? जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दीजिए। आपको शर्म आनी चाहिए। अगर आपके गांव के बच्चे पढ़ लिख कर कुछ बन जाएंगे तो वो आपके गांव का ही नाम रोशन करेंगे। हमारे गांव का नाम हम खुद रोशन कर रहे हैं, इसीलिए इस गांव के बच्चों को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। फिलहाल हम आपको ये बताने के लिए आए हैं कि अगर आपने सरकारी विद्यालय खुलवाने के अर्जी को मान लिया तो हमारे पास उस अर्जी को कैंसिल करवाने के लिए और भी बहुत से रास्ते हैं। बाकी आप समझदार हैं। इतना कहकर मुखिया और चौधरी विजय सिंह वहाँ से चले गए। कलेक्टर अहिल्या की ओर देखकर बोली, आई एम सॉरी अहिल्या, जब तक ये दोनों तुम्हारे गांव में मौजूद है ना, तुम्हारे गांव में कभी कोई स्कूल नहीं खुल सकता। मैं तुम्हें बताना तो नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी बता देती हूँ कि ये दोनों तुम्हारे गांव के दुश्मन हैं। लेकिन आप तो कलेक्टर हैं ना, आप उनके खिलाफ कोई कार्यवाही क्यों नहीं करती? चौधरी विजय सिंह की जान पहचान बहुत ऊंचे ऊंचे लीडर से है। वो मेरा ट्रांसफर करवा देंगे और होगा कुछ नहीं। तो बेहतर यही होगा कि अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए और तुम भी इस गांव में स्कूल खुलवाने का ख्वाब भूल जाओ। इतना कहकर कलेक्टर वहाँ से चली गई। अहिल्या मायूस होकर अपने घर पर चली गई। उधर मुखिया चौधरी विजय सिंह से बोला, अब सुखदेव की बीवी अहिल्या का कुछ करना होगा। तुम ठीक कहते हो, तुम फिक्र मत करो। अहिल्या के शौहर सुखदेव ने मुझसे बीज के लिए कर्ज लिया था। हाँ, लेकिन वो गांव का पहला आदमी है जो किसी भी कागज पर अंगूठा नहीं लगाता। हम उस पर क्या कर सकते हैं? मत भूलो मुखिया कि सब काम कानून के मुताबिक नहीं होते हैं। हम इस गांव के चौधरी हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। अगले दिन चौधरी विजय सिंह और मुखिया सीधा सुखदेव के खेत में जा पहुँचे और सुखदेव के खेत पर कब्जा कर लिया। सुखदेव मुंह लटकाकर सीधे अपने घर आ गया और आकर उसने देखा कि अहिल्या और कमला बाहर मायूस खड़ी हुई थीं। तुम दोनों घर के बाहर नाराज क्यों खड़ी हुई हो? विजय सिंह और मुखिया ने अपने गुंडे भेजकर हम दोनों को घर से बाहर निकाल दिया। अपनी बीवी अहिल्या की बात सुनकर सुखदेव बुरी तरह से परेशान हो गया। अहिल्या नाराज होकर सीता चौधरी विजय सिंह के घर जा पहुंची। तुम्हें क्या लगता है चौधरी कि तुम्हारी इन धमकियों से और तुम्हारी इस क्रूरता से मैं डर जाऊंगी? मैं अब इस गांव में स्कूल खुलवा कर ही रहूंगी। मैं भी देखती हूँ कि तुम मुझ पर कितना अत्याचार करोगे। फिलहाल तो जाकर अपने रहने का इंतजाम करो अहिल्या। तुम्हारा नाम अहिल्या जरूर है, लेकिन तुम अहिल्याबाई नहीं हो। अहिल्या रोती हुई वहाँ से चली गई। सुखदेव अपने परिवार को लेकर जंगल में भटकने लगा कि तभी एक बुजुर्ग औरत झुकी हुई कमर के साथ एक बड़ा सा मटका लिए हुए अहिल्या के पास आकर बोली, क्या बात है बेटी, तुम रो क्यों रही हो? अहिल्या उस बुजुर्ग औरत को बहुत गौर से देखने लगी। अहिल्या को उस बुजुर्ग औरत की आंखों में एक माता नजर आई। अहिल्या ने रोते हुए सारा मसला उस बुजुर्ग औरत को बता दिया। इस दुनिया में जब भी कोई आदमी अच्छा काम करता है
तो उसके कई दुश्मन बन जाते हैं। इतना बोलकर उस बुजुर्ग औरत ने वो बड़ा सा मटका अहिल्या को पकड़ा दिया। ये क्या है? मैं तुम्हें इसके बारे में सब बता दूंगी। इस मटके को लेकर अपने गांव पहुंच जाओ। जैसे ही तुम इस मटके को जमीन पर रखोगी, ये मटका एक बड़ा मटका स्कूल में बदल जाएगा। ये एक जादुई मटका है। इतना कहकर वो औरत अचानक वहाँ से चली गई। सुखदेव अपनी बीवी से बोला, कौन थी वो औरत? पता नहीं कौन थी, पर पता नहीं क्यों मुझे उस औरत की बातों में सच्चाई नजर आती है। तुम्हें वाकई लगता है कि ये मटका स्कूल में बदल जाएगा? कोशिश करने में क्या हर्ज है? चलिए चलते हैं। सुखदेव अपने परिवार के साथ अपने गांव वापस आ गया। अहिल्या ने जैसे ही उस मटके को जमीन पर रखा, अचानक से एक तेज धमाका हुआ और अहिल्या के सामने एक बेहद बड़ा सुंदर सा मटका स्कूल खड़ा हुआ था। अहिल्या और उसका परिवार हैरत से उस मटका स्कूल के अंदर जाने लगे। अहिल्या ने देखा कि उस मटका स्कूल में हर तरह का ऐशो आराम मौजूद था। वहाँ खाने पीने और रहने के सामान के साथ साथ बहुत सी किताबें और कंप्यूटर्स भी मौजूद थे। वो औरत बिल्कुल सही कह रही थी जी। अब हमारे रहने की मुश्किल भी खत्म हो गई जी। कल से मैं इस गांव में इसी मटका स्कूल में बच्चों को पढ़ाऊंगी। उस दिन के बाद से अहिल्या गांव के हर घर का दरवाजा खटखटाती और अपने मटका स्कूल में बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करती। शुरू में गांव वाले अपने बच्चों को भेजने में आनाकानी करते, मगर बाद में सब कुछ बिल्कुल ठीक हो गया। गांव का हर बच्चा मटका स्कूल में जाकर पढ़ाई करने लगा। जब ये बात उड़ते उड़ते चौधरी विजय सिंह और मुखिया के कानों तक पहुंची। आखिर ये सब कुछ कैसे मुमकिन हो सकता है मुखिया जी? अब ये तो हमें उस मटका स्कूल में जाने के बाद ही पता चलेगा। चौधरी विजय सिंह और मुखिया सीधे उस मटका स्कूल के अंदर पहुंच गए। अंदर का नजारा देखकर उनकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। अहिल्या उन सब बच्चों को पढ़ा रही थी। ये सब क्या है अहिल्या? इसी वक्त बच्चों को पढ़ाना बंद कर दो, नहीं तो तुम क्या कर लोगे? तुम्हें अंदाजा भी नहीं है हम क्या करेंगे। चौधरी विजय सिंह ने इतना कहा ही था कि तभी मटका स्कूल में सायरन बजने लगा। देखते ही देखते चौधरी विजय सिंह और मुखिया ने खुद को एक पिंजरे में बंद पाया। उस पिंजरे के अंदर से आवाज आ रही थी, जल्दी से चीफ मिनिस्टर को कंप्लेन करो। उस आवाज को सुनते ही अहिल्या मुस्कुराती हुई गांव के कुछ बच्चों से बोली, जल्दी हमारे प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को एक ईमेल भेजो। ईमेल कैसे भेजना है ये मैंने तुम्हें कुछ दिन पहले ही बताया था। गांव के बच्चों ने फटाफट चीफ मिनिस्टर को ईमेल भेज दिया। ये देखकर चौधरी विजय सिंह और मुखिया के चेहरे सफेद पड़ गए। देखा तुम दोनों ने तालीम का कमाल? कितनी जल्दी इन बच्चों ने तुम दोनों के खिलाफ चीफ मिनिस्टर को ईमेल कर दिया। अब तुम दोनों तब तक यहाँ पर रहोगे जब तक शहर की पुलिस यहाँ नहीं आ जाती। मुखिया और चौधरी विजय सिंह चीखते और चिल्लाते ही रह गए, मगर उनकी आवाज बाहर तक नहीं पहुँच रही थी। अगले दिन पुलिस ने मुखिया और चौधरी विजय सिंह को अरेस्ट करके जेल में भेज दिया। अहिल्या अब खुलकर मटका स्कूल में आसपास के गांव के और भी बच्चों को पढ़ाने लगी। कुछ दिनों बाद वही बुजुर्ग औरत अहिल्या से मिलने आई। आपने बताया नहीं कि आप कौन हैं? तुम्हारे लिए बस इतना ही जानना काफी है कि मैं एक दूसरी दुनिया की वासी हूँ और ये जादुई मटका हमारी दुनिया में एक गैजेट है और तुम्हारी दुनिया में एक जादुई मटका स्कूल। अब से ये तुम्हारा हुआ। इतना कहकर वो बुजुर्ग औरत वहाँ से चली गई। अहिल्या आज भी अपने जादुई मटका स्कूल में बच्चों को तालीम देती है। अहिल्या के बच्चों के पढ़ाने के इस जज्बे को देखकर वहाँ के चीफ मिनिस्टर और कलेक्टर ने उसे सम्मानित किया।